सभी व्यूअर्स का, फ्रेंड्स का और स्टूडेंट्स का स्वागत है आज के एक और पॉलिटी की वीडियो लेक्चर में। मैं पंकज डीआरएस टॉपर्स लाइव की तरफ से आज डिस्कस करूंगा सुप्रीम कोर्ट के जो हमने दो वीडियो लेक्चर्स बनाए हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। उसके बेस पे जो क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर्स में, हम उसके बारे में आज बात करेंगे। मैंने काफ़ी मेहनत करके आज बाइलिंगुअल में हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन और आंसर रखे हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक डिमांड आ रही थी कि सर हिंदी में भी क्वेश्चंस को टाइप करिए ताकि हिंदी माध्यम के बच्चे भी उस चीज़ को ज़्यादा बेहतर रिलेट कर सकें। तो आज का वीडियो हम लोग शुरू करेंगे। इसमें मैंने आज करीब 21 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के बेस पे जो पिछले 20 सालों में जो क्वेश्चन आए हैं वो करीब 60 से 70 हैं। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं बाकी जो 30 क्वेश्चन है वो भी डिस्कस कर लूँगा, मगर आज शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर्स के। इससे पहले मैं पिछले आपको पार्ट ए और पार्ट बी आप लोगों ने देख ही लिया होगा, मगर कुछ पॉइंट रह गए थे, उसको मैं फटाफट डिस्कस कर देता हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। तो यहाँ पे अगर याद हो, मैंने आपने सारी चीज़ें डिस्कस कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट, उनकी क्वालिफिकेशन, उनका टेन्योर और उनकी इंटर सेपरेशन और इंटरडिपेंडेंस से लेकर जो उनकी पावर्स होती हैं और पावर्स ऑफ ज्यूरिडिक्शन वाली चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी थी। आज हम लोग शुरू करते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कहते हैं, और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो है आर्टिकल 129 में दी गई है। और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसका क्या मतलब, इस पर क्वेश्चन भी आए हैं, इसका आप मतलब समझ लीजिए। इसका मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी ऑर्डर्स हैं, जो भी जजमेंट हैं, वो एक टेस्टिमनी के तौर पर काम करते हैं, एक लीगल रेफरेंस के तौर पर काम करते हैं। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया है, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि बेसिक स्ट्रक्चरल डॉक्ट्रिन है, फंडामेंटल राइट्स को कोई भी सरकार या कोई भी दूसरी पार्टी छीन नहीं सकती है, तो ये ऑल टाइम ट्रूथ हो गया है। और ये जो एविडेंस है, ये जो टेस्टिमनी है, आप किसी भी लोअर कोर्ट में या किसी भी जजमेंट में या किसी भी पॉलिसी में यूज कर सकते हैं पूरी इंडिया में, क्योंकि ये एक फाइनल जजमेंट हो गया है। और इसके लिए आपको हाई कोर्ट की अलग से परमिशन, या आपका हाई कोर्ट में कोई केस चल रहा है, वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट के पुराने केस को लेकर आप अपने केस को पैरवी कर सकते हैं, उसको मजबूत कर सकते हैं। तो ये जो जजमेंट होते हैं, इनकी एविडेंट्री वैल्यू होती है, एज ए एविडेंस यूज किए जाते हैं। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जैसे मैंने बताया, पावर ऑफ रिकॉर्ड में दो पावर्स होती हैं, और दूसरा पावर होता है पावर ऑफ टू पनिश। अगर कोई व्यक्ति, कोई ऑर्गेनाइजेशन या सरकार अगर कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करती है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की अवहेलना करती है, तो उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोला जाता है। तो इस केस में, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में, वो लोग इम्प्रिजनमेंट की मतलब जेल की सजा भी दे सकते हैं 6 महीने के लिए, या 2000 रुपये का फाइन लगा सकते हैं, या दोनों चीज़ होती हैं। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आर्टिकल 129 के अंदर है, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। और इसमें दो चीज़ें आती हैं। मैंने बताया कि वो उनकी टेस्टिमनी, फैसलों को टेस्टिमनी माना जाता है, लीगल रेफरेंस माना जाता है, एविडेंस माना जाता है। दूसरा, उनके पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत सजा पनिश करने का अधिकार होता है। इसीलिए इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड एविडेंट्री वैल्यू को मिला के कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोलते हैं। मगर देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है, मैंने नोट पॉइंट में ऐड कर दिया है। ये पॉइंट ये है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के जो ऑर्डर दे रहे हैं, उसकी बारे में अगर कोई आप टिप्पणी कर रहे हैं या कोई लेख लिख रहे हैं या कुछ है, तो अगर वो इनोसेंट है, मतलब उसमें कोई गलत चीज़, आपने उसकी कोई इंटेंशन खराब नहीं है, और आपने फेयर और एक्यूरेट तरीके के उस रिपोर्ट को प्रोसीड किया है, उस रिपोर्ट के बारे में लिखा है या रीजनेबल क्रिटिसिज्म दिया, थोड़ी आलोचना करी है, मगर एक फेयर और एक्यूरेट तरीके से, तो उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं माना जाएगा। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहीं भी लिख पढ़ नहीं सकते, उनके फैसलों के ऊपर एक एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, मगर कहीं भी आपकी इंटेंशन खराब नहीं होनी चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा और गरिमा को कम करके आप उनके आदेशों के या उनके क्रिटिसिज्म डायरेक्टली बहुत खराब तरीके से नहीं कर सकते। ये है कंटेम्प्ट कोड, ये आर्टिकल 129 में है। अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। देखिए, जुडिशियल रिव्यू जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें आपको ये याद रखने की जरूरत है, जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये होता है कि हमारी जो लेजिस्लेटिव है, जो हमारी सरकारें हैं, जो विधायिका है, चाहे वो राज्य सरकार की सदन हो या केंद्र सरकार का यानी संसद, ये लोग भी जो भी कानून बनाएंगे या कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करते हैं, ऑर्डिनेंस पास करते हैं, या कोई ऐसी चीज़ पास करते हैं, या कोई ऐसा नया कानून लाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से अगर वो सही नहीं है, वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, या कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को, कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी को वायलेट करता है, या किसी भी तरीके से देश के लिए हितकारी नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट उन फैसलों पे अपील लेके या सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके भी उन चीज़ों को इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड ठहरा सकता है, और वो उसको नल एंड वॉइड, मतलब उसको जीरो डिक्लेयर कर सकता है। उसका कारण ये होता है कि
अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है अपने केस के दौरान कि ये जो फैसला या कानून आया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इलीगल है, गलत है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे कैंसिल कर देते हैं। मैं आपको एक केस से एग्जांपल देता हूँ। ये 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जो 2015 में फोर्स में आया और सरकार ने इसे इम्प्लीमेंट भी कर दिया था। इसमें 99th अमेंडमेंट NJAC करके एक बॉडी बनाई गई थी, उसका नाम था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटेबिलिटी कमीशन। और इसका पर्पस ये था कि सुप्रीम कोर्ट में जो अपॉइंटमेंट होते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था पार्ट ए और पार्ट बी में भी, कि हमेशा से सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में अपॉइंटमेंट को लेकर तनातनी रही है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि सरकार का कोई एग्जीक्यूटिव का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए अपॉइंटमेंट में सुप्रीम कोर्ट के जजेस में, जबकि सरकार का मानना है कि सरकार का इतना अहम रोल है और अपॉइंटमेंट में उनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की आपस में टकराव बना रहता है, हमें पिछले कई सालों से 40 साल से देखा जा रहा है। और 2015 में सरकार ने NJC बिल लाया था जो कि 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, और उसमें उन्होंने एक नई बॉडी बनाई थी जिसमें सरकार के भी कुछ लोग या सरकार के द्वारा अपॉइंटेड लोग ये फैसला करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में कौन अपॉइंट किया जाएगा जजेस की नियुक्ति को लेकर। तो उस केस को जस्टिस जेहर कमिटी ने, जैसा मैंने आपको बताया, कॉन्स्टिट्यूशनल जो केसेस होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंच बनाई जाती है वो मिनिमम 5 जजेस की होती है। तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के रिलेटेड ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास गया और इन्होंने यहाँ पे अपना फैसला दिया और इस ऑर्डर को, इस बॉडी को सरे से कैंसिल कर दिया था, स्टक डाउन कर दिया था इस केस को। और जस्टिस JS केहर उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे, उन्होंने इस फैसले में 4-1 के वोटिंग से इस बॉडी को फिर नल एंड वॉइड, इस केस को, इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल घोषित कर दिया गया था। तो ये जुडिशियल रिव्यू की ताकत होती है। जुडिशियल रिव्यू के तहत सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार के किसी भी फैसले को, कानून को दोबारा रिव्यू कर सकता है और उसे लगता है अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसे वो कैंसिल भी कर सकता है, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। ये थोड़ी सी लॉ की भाषा है, नल एंड वॉइड। तो इसको आप समझ लीजिए, नल एंड वॉइड का मतलब वो जो फैसला उसको जीरो घोषित कर सकता है। आपने कई बार देखा होगा, कोई सरकार अगर कोई फैसला देती है तो लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में अपील करते हैं, और अगर सुप्रीम कोर्ट को फाइनल कोई फैसला दे देती है तो उसको फिर फाइनल मान लिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब ये जो कोर फिलॉसफी क्या है इस चीज़ की, जुडिशियल रिव्यू की, तो वो आप समझ लीजिए। कोर फिलॉसफी ये है कि टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ सुपरमेसी एंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू मेंटेन द फेडरल इक्विलिब्रियम। ये 2 पॉइंट हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोच्च रहेगा, वहां पे कोई भी कानून कॉन्स्टिट्यूशनल की बेसिक फिलॉसफी को तोड़ते हुए नहीं बनाया जाता। कॉन्स्टिट्यूशन में जो भावनाएं लिखी हैं, जो वैल्यूज लिखी हैं और जो प्रोविजंस दिए हैं वो हमेशा सुप्रीम रहेंगे। दूसरी बात, फेडरल इक्विलिब्रियम। फेडरल इक्विलिब्रियम का मतलब जो हमारा संघीय ढांचा है उसमें जो राज्य हैं, राज्य सरकारें हैं और केंद्र सरकारें, इनके बीच में हमेशा एक सामंजस्य बना रहना चाहिए। ये ना हो जाए कि सेंटर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाए या वो अपने किसी कानून के द्वारा किसी एक राज्य को बहुत कमजोर कर दे या उसे खत्म कर दे या उसका बिल्कुल नाम बदल दे और वहाँ का एग्रीमेंट ना हो। ऐसी कोई चीज़ नहीं कर सकती है राज्य सरकार। तो इसीलिए जुडिशियल रिव्यू की ये भी इंपॉर्टेंट बेसिक आइडिया है कि इसलिए जुडिशियल रिव्यू रखा जाता है। और तीसरी चीज़ है फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। जैसा कि मैंने अपने पार्ट ए और पार्ट बी इस वीडियो में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट गारंटर होता है फंडामेंटल राइट्स का, कस्टोडियन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर फंडामेंटल राइट से लेकर कोई भी चीज़ आती है तो उसका जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट कर सकती है और उस फैसले को कैंसिल भी कर सकती है। और एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, कुछ बड़े केसेस का नाम ले लूँ। गोलकनाथ केस 1967 में आया था। इसमें 11 जजेस की बेंच बैठी थी और मैं बता दूं कि ये सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ जजेस की बेंच थी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल इशू था और इसमें यही फैसला किया गया था। उस समय की सरकार ये चाहती थी कि फंडामेंटल राइट्स को लेकर वो अमेंडमेंट कर सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने बताया कि आप फंडामेंटल राइट्स को लेकर अमेंडमेंट कर सकते हैं, मगर वो अमेंडमेंट रीजनेबल होने चाहिए, फेयर होने चाहिए। और वहाँ पे इस गोलकनाथ केस में उन्होंने इस चीज़ को, अमेंडमेंट की पावर को जायज़ ठहरा दिया था और उन्होंने सरकार को ये परमिशन दे दी थी कि आप किसी भी सीमा तक जाकर अमेंडमेंट कर सकते हैं। मगर ठीक इसके उलट 1973 में सबसे जो पॉपुलर केस है इंडियन सुप्रीम कोर्ट हिस्ट्री का, वो केशवानंद भारती केस। उसमें इन्होंने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट ने 13 जजेस की बेंच बैठी और वो सबसे बड़ी बेंच थी अभी तक। उस बेंच में ये बताया गया कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अमेंडमेंट तो कर सकते हैं, मगर अमेंडमेंट की भी एक सीमा है, उसकी भी एक लिमिटेशन है और उसके तहत जाके आप पूरी जो कॉन्स्टिट्यूशनल की बेसिक वैल्यूज़ हैं, जैसे मान लीजिए जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रियम्बल में बेसिक वैल्यूज़ दी हैं कि हम लोग सेक्युलर हैं, भारत एक सोशल देश है, भारत एक सोवरेन देश है, भारत एक डेमोक्रेटिक देश है, भारत एक रिपब्लिक है। इन बेसिक वैल्यूज़ को बेसिक स्ट्रक्चर माना गया और कभी भी आप इसको बदल नहीं सकते। यानी जो कोर फिलॉसफी है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, उसको कभी नहीं बदला जा सकता। तो यानी अमेंडमेंट की जो पावर सरकार के पास है, विधायिका के पास है, वो अनलिमिटेड नहीं है, संसद के पास है। सरकार नहीं करती है कोई भी
नया कानून संसद में पारित किया जाता है। तो कोई भी संसद अगर कोई ऐसा कानून लाती है, कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना चाहती है, तो वो संभव कभी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू करके उसको कैंसिल कर सकती है। इसी तरह मिनर्वा मिल केस आया था जो कि 1970 में दाखिल किया गया था, 1980 में उसका फैसला आया था। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के ऊपर कुछ चीज़ें और ऐड करके ये बताया कि ऐड करी और ये बताया कि जो इंटरप्रिटेशन है उसके ऊपर और क्लासिक दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का असली मतलब क्या है। तो उन्होंने 2 की पॉइंट्स बोले थे, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं, बाकी जब हम लोग केसेस पढ़ेंगे तो और डिटेल में बात करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने ये कहा था कि पार्लियामेंट का जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, आर्टिकल 368 के अंदर जो अमेंडमेंट की पावर दिए हैं वो सिर्फ एक लिमिटेड तरीके से हैं। उसका ये मतलब नहीं है कि वो अनलिमिटेड तरीके से कुछ भी अमेंड कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। बेसिक स्ट्रक्चर की चीज़ें नहीं बदली जा सकती। और दूसरा कि ये पावर टू अमेंड है, नॉट टू डिस्ट्रॉय। ध्यान दीजिए, पावर टू अमेंड का ये मतलब होता है कि आप उसमें आमूल-चूल बदलाव ला सकते हैं, मगर उनका पर्पस, इंटेंशन उनका अच्छा होना चाहिए। उसको आप बर्बाद नहीं कर सकते। देश की जो विचारधारा है या देश की जो वैल्यूज़ हैं, जो देश जिस चीज़ों पे आधारित है, उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ये जुडिशियल रिव्यू का इंपॉर्टेंट था। और मैंने किसी नोट में मैंने एक चीज़ डाली है, उसमें ये मैंने लिखा है कि जुडिशियल रिव्यू कहीं भी डायरेक्ट मेंशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। जो अदर पावर्स की बात करी थी, सुप्रीम कोर्ट की कुछ और पावर्स होती हैं, जैसे मैंने जुरिस्डिक्शन और पावर्स की बात ऊपर कर दी थी पिछले पार्ट बी वीडियो में, मगर कुछ पावर रह गई थी, उनको बारे में देखा। सुप्रीम कोर्ट कोई भी डिस्प्यूट होता है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन का, वो फैसला सुप्रीम कोर्ट देता है। उसके लिए आप किसी हाई कोर्ट या इलेक्शन कमीशन के पास नहीं जा सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी कि यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं उनके बिहेवियर और उनके कंडक्ट को लेकर, देखिए यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो ये ध्यान देने वाले, उनसे रिलेटेड कोई इशू आता है तो वो उसका फैसला भी सुप्रीम कोर्ट करेगा। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि आर्टिकल 312 में ऑल इंडिया सर्विसेज मेंशन है और 315 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में 315 में यूपीएससी के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इस समय अरविंद सक्सेना यूपीएससी के चेयरमैन है। ये नॉलेज मैं जस्ट ऐसे ही ऐड कर देता हूँ ताकि आप लोग को ये पता कि जब भी हम कोई चीज़ ध्यान दे रहे हैं तो उसके अगल बगल की चीज़ों पे भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। तीसरी चीज़ है कि सुप्रीम के पार्ट अपने अपने ही ऑर्डर को रिव्यू करने की पूरी पावर है। वो अपने प्रीवियस ऑर्डर को बाउंड नहीं है। यानी जैसे अगर एग्जांपल की बात करें, गोलकनाथ के केस में जैसे उन्होंने कहा कि आप अमेंड कर सकते हैं, मगर केशवानंद भारती केस में उसे ही रिवर्ट कर दिया। तो ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया फैसला, बाकी पूरी कंट्री को, हर चीज़ को, हर ऑर्गेनाइजेशन को, हर सरकार को, संसद को वो फैसले मानने पड़ेंगे। मगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अपने फैसले खुद बदल सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट की इसको इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को सेल्फ करेक्टिंग एजेंसी भी बोला जा सकता है। यानी अपने फैसलों को विचार करके वो दोबारा से उसमें संशोधन कर सकती है, बदल भी सकती है। दूसरा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के पास कोई भी ऐसा केस है जहाँ पे जो हाई कोर्ट के पास है, सुप्रीम कोर्ट उसे ट्रांसफ़र कर सकती है, उसे वापस ले सकती है या उनको खत्म भी कर सकती है। तो ये जो हाई कोर्ट से केसेस लेने की या ट्रांसफर करने की पावर है, ये भी सुप्रीम कोर्ट के पास। अब फटाफट बात करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर की। ये देखिए, मैंने आपको बताया कि ये जो क्वेश्चन आंसर है, अगर आपने ये दोनों वीडियो देख लिए, पार्ट ए और पार्ट बी, उसके बाद जो क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन मैं लाया हूँ, सारे क्वेश्चन उठा के ले आऊँ, हिंदी इंग्लिश में लेके आऊँ। अगर आप इन क्वेश्चन को लगा के रिवीजन कर लेंगे, मैं आपको गारंटी बता रहा हूं कि वीडियोस में जो आर्टिकल मेंशन किए और जो पॉइंट्स मेंशन किए, उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर आपके गलत नहीं होंगे। चलिए हम देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। और देखिए, पहला क्वेश्चन 2013 एमपीपीसीएस में आया था, वो ये था कि कब इनॉग्रेशन हुआ था सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का बड़ा इजी क्वेश्चन है, 28 जनवरी 1950। इसमें हम लोग टाइम नहीं खराब करेंगे, आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आया कि भारत की सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत क्षमता या सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है। तो आप बताइए इसका आंसर। आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले आंसर लगा सकते हैं, फिर मेरा आंसर सुन सकते हैं। इससे आपको एक क्विज टाइप की फीलिंग भी आ जाएगी। एक क्विज अपने आप में आप देख सकते हैं, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। अब इसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की जो बात करी मैंने, तो इसमें सर मैंने पूछा सैंक्शन स्ट्रेंथ। तो आपने देखा पार्ट ए में मैंने बताया कि पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो सैंक्शन स्ट्रेंथ 1+7 थी। आज वो सैंक्शन स्ट्रेंथ 1+33 है। यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा 33 जजेस, पार्लियामेंट में संशोधन करके कई संशोधन हुए। आज जो स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट की, एक सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 33 जजेस, यानी 34 है। तो ये पुराना क्वेश्चन था, जिसमें उस हिसाब से दिए थे। आप इसका आंसर ये जान लीजिए कि इसका आंसर फिलहाल 34 है, जजेस की है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। इसके ऊपर 3-4 पॉइंट दिए हैं। तो किसके द्वारा हुई थी, किस बेस पे हुई थी। तो देखिए, 1950 में संसद के अधिनियम द्वारा, भारत की स्वाधीनता अधिनियम, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के द्वारा, या इसका अंडर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1953 या 1935। आप देख लीजिए, इसको बड़ा बेसिक सा सिंपल सा आंसर है जो मैंने अपने वीडियोज में बताया था। वो ये था कि बाई द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 में, जब हमारा 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था, 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और ये जो आधार था, वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन दिए थे, आर्टिकल 124 से 147 का जो प्रोविजन दिए पार्ट 5 के अंदर, वो सारे आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोवाइड करता है कि हमारे देश में एक सुप्रीम कोर्ट की सीट बैठाई जाए। तो इसका आंसर डी होगा, बाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सुप्रीम कोर्ट वाज फॉर्मड इन 1950, ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन द कंट्री इन विच अपील इज मेड, बिल्कुल सही, मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, एपेलेट कोर्ट भी बोलते हैं। इसके कई अपील की जो प्रोविजन थे आर्टिकल 132 से लेकर 134 में मेंशन थे, इवन 136 में भी थी, वो भी मैंने आपको बताया था। सुप्रीम कोर्ट कैन हियर एनी केसेस ऑफ कोर्ट अदर कोर्ट्स एक्सेप्ट कोर्ट मार्शल, इसमें ये बोला कि कोर्ट मार्शल को छोड़कर जो आर्मी और डिफेंस के केसेस होते हैं उन्हें कोर्ट मार्शल का केस बोला जाता है, उनको छोड़कर बाकी केसेस को सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है। चौथा पॉइंट है द सुप्रीम कोर्ट कैन हियर केसेस कोर्ट मार्शल हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल, यानी सुप्रीम कोर्ट सारे केसेस की सुनवाई कर सकता है। देखिए पहला ऑप्शन तो डेफिनेटली गलत है। 1950 फॉर्म 1950 कौन सा एक सही नहीं, अच्छा ऑब्वियसली 1950 28 जनवरी को कौन सा एक सही नहीं, यानी एक गलत पूछ रहा है, तो उन्हें ए भी सही है। और सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट, ये अपेलेट हाई कोर्ट। और तीसरा क्वेश्चन सुप्रीम कैन हियर एनी केस एक्सेप्ट कोर्ट मार्शल, मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च बॉडी है, डिफेंस भी या मिलिट्री भी या आर्मी भी उससे ऊपर नहीं, कोर्ट मार्शल के केस भी सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है, इसलिए सी सही है, सी गलत है, डी सही है। और यहाँ पे पूछा कौन सा सही नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो होगा सी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन था ये, इसमें एक ही पॉइंट में 3-4 चीजें कवर करी गई थी। और देखिए मैंने बोर्ड में वो जब ये क्वेश्चन आया बीपीएससी प्री में आया था 2011 में, तो वो मैंने बोर्ड में कर दिया है। फिर एक और क्वेश्चन पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट में हाउ मेनी जजेस अदर देन सीजीआई, तो ये अभी इसका आंसर आप देख सकते हैं कि अदर देन जजेस, यानी अभी मैंने बताया कि 33 जजेस अदर देन हैं, पहले कम थे, पुराना क्वेश्चन था तो उस हिसाब से ऑप्शन दिए हुए, इसका 33। अब इसमें बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब अगला जो पॉइंट है वो ये है कि भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि का अधिकार किसके पास है। अगर सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस, मैंने बताया कि आपको जो जजेस काउंट पहले 8 से शुरू हुआ था, आज 34 है, तो ये किसके बाद, क्या सुप्रीम कोर्ट खुद अपने नंबर ऑफ जजेस को बढ़ा लेता है, या कोई और बॉडी करती है, या संसद करता है, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, या राष्ट्रपति करते हैं। तो इसका आंसर आप लोग सोच के बताइए, पॉज करके देख लिया करिए। ऑप्शन ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी पार्लियामेंट, सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, डी लॉ। इसका आंसर बड़ा सिंपल है, पार्लियामेंट। कोई भी कानून बनाती है देश में सुप्रीम कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इससे इसके बदलाव से लेकर जो भी कानून बनेंगे वो हमेशा पार्लियामेंट बनाएगी, तो इसका आंसर भी बी होगा, पार्लियामेंट, संसद। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट जज कैन रिजाइन टू हिज पोस्ट बाय राइटिंग ए लेटर टू, अगर सुप्रीम कोर्ट को रिजाइन करना है तो वो अपना लेटर किसको लिखेगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अब राष्ट्रपति करता है तो रेजिग्नेशन भी उन्हें राष्ट्रपति को देना होगा। सुप्रीम कोर्ट कहीं भी संसद के अधीन नहीं होता है, तो उनका कोई भी जजमेंट, कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो संसद के पास हो। अपना कोई रेजिग्नेशन वो चेयरमैन, स्पीकर, प्रधानमंत्री या किसी को नहीं देंगे, वो सेपरेट बॉडी है, ये सेपरेट बॉडी है, इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, तो प्रेसिडेंट को ही अपना ये रेजिग्नेशन देते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय के किस न्यायाधीश किस प्रकार से हटाए जा सकते हैं। देखिए मैंने इम्पीचमेंट पे पार्ट बी में पूरा डिटेल में समझाया, इंपीचमेंट प्रोसेस के बारे में पूरा डिटेल में बताया, तो ये क्वेश्चन सीधे सीधे कई बार पूछा गया। तो इसमें कहते हैं सुप्रीम कोर्ट जज कैसे इंप्रूव किए जाते हैं, तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस, ये गलत होगा, राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर, यानी बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पे इंपीचमेंट वर्ड का यूज नहीं किया, मगर इसका आंसर यही है, इसको आप इंपीचमेंट बोल सकते हो। और इंपीचमेंट मैंने बताया था कि आर्टिकल 124 के अंदर सेक्शन 4 में मेंशन है, तो ये आर्टिकल 124 सेक्शन 4 भी आप याद रख सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए मैंने इसको रेड भी कर दिया, महाभियोग प्रस्ताव बोलते हैं, आर्टिकल 124 सेक्शन 4 और 5 में इसके बारे में दिया हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट जजेस में बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर, अब देखिए ये सेम क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको कब रिमूव किया जा सकता है, तो उनको पासिंग ऑफ इंपीचमेंट मोशन पार्लियामेंट, इसका आंसर डी होगा। रिटायरमेंट, ये देखिए सीधा क्वेश्चन, बड़े इजी क्वेश्चन पहले आते थे, अभी हम बाद में जो टफ क्वेश्चन आए हैं वो भी देखेंगे, मगर शुरू में जो पुराने क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं, उस समय कॉम्पिटिशन का लेवल या जो ईजी होते क्वेश्चन होते थे वो इतने टफ नहीं होते थे, सीधे सीधे क्वेश्चन बुक से पूछ लिए जाते थे। रिटायरमेंट एज इन सुप्रीम कोर्ट में सेना निवृत्ति की आयु कितनी है, यूपीपीसी में क्वेश्चन आया है, उसकी आयु सिंपल थी 65 साल। देखिए यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात मैंने बताया था, एज तो 65 साल है, बट उनकी अपॉइंटमेंट की कोई मिनिमम एज डिस्क्राइब नहीं, मैंने अपने वीडियो ए में बताया था, पार्ट ए में, कि सुप्रीम कोर्ट का जज कोई भी कभी भी बन सकता है। इवन ये मान लीजिए 30 साल में भी बन सकता है, 32 साल में भी बन सकता है, और 64 साल 360 दिन पे भी बन सकता है, मगर 65 साल से पहले बने, कि जिस दिन वो 65 साल का होगा उसका टेन्योर, सुप्रीम कोर्ट के जज का टेन्योर पूरा हो जाएगा, और वो वहाँ से उनको सुप्रीम कोर्ट से उनके टेन्योर पूरा हो जाएगा, उनको हटा दिया जाएगा, तो उनको रिटायरमेंट हो जाएगा। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन का निर्धारण किया जाता है। अब देखिए कोई भी बॉडी होती है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, या कोई भी बॉडी, उसको अपना वेतन निर्धारण करने का अधिकार खुद नहीं होगा। तो इंडिया में जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उनकी वेतन का निर्धारण हमेशा पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे सिंपल सा, ये बाकी ऑप्शन को आप इग्नोर कर सकते हैं, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, बाय द पार्लियामेंट यानी संसद द्वारा। इसको अब मैंने आर्टिकल, जो सैलरीज का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 125 में दिया हुआ है, और
इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। प्रोविजन इंश्योरिंग इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता, इंडिपेंडेंस, सेपरेशन की रक्षा हेतु क्या प्रोविजंस दिए गए हैं? आर्टिकल, ये देखिए आईएएस का क्वेश्चन है, ये लोग आईएएस में क्वेश्चन बहुत अच्छे बनाए जाते हैं ज़्यादातर, और ये देखा गया कि वो थोड़ा सा घुमा फिरा के एक ही क्वेश्चन में कई पॉइंट्स को इंक्लूड कर लेते हैं, तो क्वेश्चन वहाँ दिमाग से ध्यान से पढ़ने वाला होता है। तो यहाँ देखिए सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस के बारे में बात करी, इस पर पूरा पार्ट बी में मैंने इंडिपेंडेंस के लिए क्या प्रोविजन दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, सारे पॉइंट डिस्कस किए, 8 या 9 प्रोविजन थे, सारे पॉइंट मेंशन किए। तो देखिए वाइल, इस पे पॉइंट दिया, वाइल अपॉइंटिंग द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज टू कंसल्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक पॉइंट ये दिया है। दूसरा पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट जजेस कैन ओनली बी रिमूव बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये गलत है। टू तो आप सिंपली इसको इग्नोर कर सकते हैं। देखिए जब प्रेशर होता है प्रीलिम्स में, तो आपको सबसे पहले गलत चुन के उस ऑप्शन को ही काट देना चाहिए। मैं तो ऐसे ही करता था, जैसे मैंने देख लिया 2 गलत दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जजेस कैन ओनली बी रिमूव बाय, जबकि इंपीचमेंट प्रोसेस से रिमूव होते हैं, चीफ जस्टिस इंडिया नहीं करता। इंपीचमेंट प्रोसेस प्रेसिडेंट ऑर्डर पास करता है, इंपीचमेंट प्रोसेस पहले संसद पास करती है, तो ये डी गलत हो गया। अब उसके बाद तीसरा पॉइंट, सैलरी ऑफ जजेस इज चार्ज फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑन विद द लेजिस्लेचर डज नॉट नो। देखिए आर्टिकल 266 में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया दिया हुआ है, और मैंने बताया था कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के तहत सैलरी लाई जाती है, और ये सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस को बनाए रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये ऑप्शन 3 भी सही है। और जो चौथा पॉइंट है कि ऑल द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर एंड एम्प्लॉयज, यानी कर्मचारियों और अधिकारियों को जो अपॉइंटमेंट होता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मेड बाय द गवर्नमेंट ओनली आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए मैंने आपको बताया कि अगर सारे ऑफिसर जो कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके भी अगर गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर करेगी, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट नहीं रह पाएगा, उसकी ऑटोनॉमी नहीं रह पाएगी, तो इसलिए ये पॉइंट गलत है। सुप्रीम कोर्ट के ऑफिसर्स का, ये पॉइंट नंबर 8 मैंने शायद वीडियो में मेंशन नहीं किया था, बट आप ध्यान कर लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी अधिकारी का या कर्मचारी का जो अपॉइंटमेंट है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट खुद करवाता है, उसमें गवर्नमेंट का कोई डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं होता है। तो इसमें आप मान लीजिए कि ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन 3 सही है, ऑप्शन 4 गलत है, और ऑप्शन 2 तो गलत था ही, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आईएएस का क्वेश्चन है, तो आप ध्यान कर लीजिए ऑप्शन ए। नंबर 13, ये क्वेश्चन क्या था, आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट दे कैन एडवोकेट, मतलब रिटायरमेंट होने के बाद वो क्या किसी कोर्ट में एडवोकेट की भूमिका अदा कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा नो कोर्ट, ऑप्शन डी, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के जज एक बार जब कहीं से रिटायर हो जाते हैं तो वो कहीं भी जाके कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। वो केवल एक्टिंग जजेस, या जैसे मैंने बताया कि लैक ऑफ कोरम के केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडहॉक जजेस को बुला सकते हैं। एडहॉक जजेस का जो प्रोविज़न मेंशन है 127 में, रिटायर्ड जजेस को बुला सकते हैं, तो वहाँ पे काम कर सकते हैं। उसके अलावा क्योंकि वो इतने बड़े मर्यादा वाले पद पे रह चुके होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, तो किसी भी छोटी कोर्ट में या इवन हाई कोर्ट में भी एडवोकेट के तौर पर नहीं जा सकते हैं। हाँ, मगर ये देखने वाली बात है कि वो जो दूसरे सरकारी अपॉइंटमेंट जैसे कि गवर्नर, इस तरीके की चीज़ें वो बन सकते हैं, जैसे अभी रंजन गोगोई जी को अपॉइंट किया गया है भारत सरकार के द्वारा, जो अभी हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हु अपॉइंट्स द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मैंने वीडियो ए में बताया था कि एक्टिंग चीफ जस्टिस आर्टिकल 126 में मेंशन है, तो आप लोग नोट कर लीजिए इसका आर्टिकल 126 में, और मैंने बताया कि इसका ऑप्शन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट की प्रायर अप्रूवल से चीफ जस्टिस अपॉइंट करते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 15वां, हिंदी में आप इधर देख लीजिए, थोड़ा आगे पीछे हो गया है। 15 अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट कैन टेक प्लेस। एडहॉक जजेस आर्टिकल 127 में मेंशन है, जैसा मैंने बताया था अपने वीडियोस में। और ये देखिए आर्टिकल याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी पे डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं। और अभी हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है, अपॉइंटमेंट ऑर्डर कैन टेक प्लेस कब एडहॉक जजेस को लिया जाता है, तो वो है कि कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर जाते हैं, स्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता है, न्यायालय के समक्ष लंबित वादों में असाधारण वृद्धि होती है, या न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है। मैंने वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया था कि लैक ऑफ कोरम की वजह से एडहॉक जजेस को बुलाया जाता है, और वो आर्टिकल 127 में मेंशन है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 ये है, इंग्लिश वाला पढ़ लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस इन, किन कोर्ट्स में कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया? तो देखिए दूसरी कोर्ट में भी एडहॉक जजेस का प्रोविजन हो सकता है, मगर तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था वो सुप्रीम कोर्ट ने प्रोवाइड किया है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए टिक कर लीजिए आप। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ पढ़ते हैं। 17 ये कहता है, इन द बोर्ड ऑफ सुप्रीम कोर्ट विच गिव्स रिकमेंडेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट,
यानी सुप्रीम कोर्ट का जो बोर्ड होता है उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट होती है, सीनियर जजेस चीफ जस्टिस के अलावा कौन से सीनियर जजेस होते हैं, उस बोर्ड में कितने मेंबर होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और हिंदी में अगर देखें तो सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित है, उस मंडल में कितने सदस्य होते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन, कॉलेजियम सिस्टम है, मैंने आपको बताया था कॉलेजियम सिस्टम में 4 सीनियर जजेस होते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। तो इस मंडल के सदस्य होते हैं मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर। ये क्वेश्चन में पूछा गया है, देखिए इंग्लिश वाले में देख लीजिए, बिसाइड्स चीफ जस्टिस, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 4। और ये चारों का नाम मैंने वीडियो सुप्रीम कोर्ट के पहले वीडियो में मैंने मेंशन किया था। उन चारों जो करंट ऐसे बोबडे चीफ जस्टिस है, उनके अलावा 4 जजेस का नाम भी मैंने मेंशन किया था, आप उसे देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाते हैं। 18 का जो क्वेश्चन है वो ये है कि 18 यहाँ पे चला गया, इंग्लिश वाला देख लेते हैं, आगे पीछे हो गया है, मगर आप इंग्लिश को फॉलो कर ले, हिंदी वाले भी देख सकते हैं, चलिए हिंदी का ही देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय के संविधान में निर्वाचन संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। ये कह रहा है कि संविधान के निर्वचन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल कोई केस है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई जाती है, उसमें न्यूनतम न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो इसका आंसर होगा 5। देखिए मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जब भी बैठती है मिनिमम 5 होते हैं। जैसे मैंने NJAC जो 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को 99 अमेंडमेंट को स्टक किया था, तो उसमें भी 5 थे जस्टिस JS केहर चीफ जस्टिस, वो उसके हेड थे। तो 5 सुप्रीम कोर्ट की जजेस की बेंच मिनिमम होती कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस की सुनवाई करने के लिए, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई केस होता है या पुरानी सुनवाई होती है। जैसे अभी परसों ही दिल्ली के एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लगाई है और उसने ये रिक्वेस्ट करी है कि जो आज़ादी के पहले हम लोग जो नाम इंडिया लेते हैं वो अंग्रेज़ों को दिया हुआ है, कॉलोनियल हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो इंडिया नाम ना बुला के भारत का नाम बदल के, जैसे अभी कुछ शहरों के नाम बदले गए हैं, तो भारत का इंडिया को हटा दिया जाए हर डॉक्यूमेंट से, हर जगह से, और भारत का नाम या तो भारत बोला जाए, हिंदुस्तान बोला जाए, ताकि हम कॉलोनियल पास से निकल के आ सके। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि आर्टिकल 1 में यूनियन ऑफ इंडिया इट्स टेरिटरीज और उनके नाम दिए गए हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो ये सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं, इसलिए सीधे पिटीशन सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट को अगर इस केस की सुनवाई करनी तो 5 जजेस की बेंच बनानी पड़ेगी उसी जज की। तो यहाँ पे आंसर याद है कि जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल केस होगा तो 5 जजेस की बेंच बनेगी। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। उच्चतम न्यायालय, ये 18 की बात होगी। 19 की बात कर लेते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों के निर्णय करने के लिए भारत कि उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है। देखिए यहाँ पे मैंने पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बात करी थी। तो अगर केंद्र और राज्य के विवाद हैं तो ऑब्वियसली मैंने ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट मैंने बताया था आर्टिकल 131 में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्टिकल 131 क्या है और उसकी डिटेल में जाके आप चीज़ें एनालाइज कर सकते हैं। तो उसके इसके जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा एडवाइजरी एपेलेट मूल अधिकारिता, ऑप्शन सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, मूल अधिकारिता के अंतर्गत। और मूल अधिकारिता में जो पॉइंट्स होते हैं वो क्या है कि भारत सरकार या एक या अधिक राज्यों के बीच में कोई विवाद है, एक और भारत सरकार और किसी राज्य या दूसरे राज्यों के एक या अन्य राज्यों के बीच की ग्रुप है उनके बीच में कोई विवाद है तो, या 2 या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन आर्टिकल 131 के अंतर आते हैं और एक्सक्लूसिव सुप्रीम कोर्ट का राइट होता है, इसको कोई हाई कोर्ट कभी भी नहीं सुन सकती है। अब क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। 20 कहता है उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी थी। तो मैंने आपको बताया था कि दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी थी, तो यहाँ आंसर हो जाएगा गोलकनाथ केस, क्योंकि गोलकनाथ केस जो है इसमें 11 जजेस की बेंच थी और मैंने को इसके 1967 में ये आया था, केशवानंद भारती 1973 में आया था, उसमें 13 जजेस की बेंच थी। तो ये इंपॉर्टेंट देखने वाली चीज़ है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो याद रखिएगा निम्नलिखित किस बात में उच्चतम न्यायालय के संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, मूल ढांचे का मतलब होता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, तो तो ये किस केस में दिया गया था, वो दिया गया था केशवानंद भारती केस में 1973 में, और ये इंडिया का 13 जजेस का केस था और ये अभी तक सबसे बड़ी बेंच थी और सबसे इंपॉर्टेंट केस रहा है। तो इसी के साथ में आज का वीडियो डिस्कस करता हूँ। कुछ और क्वेश्चन रह गए हैं वो अगले वीडियो में लाऊंगा, ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट के हमारे टोटल 4 वीडियो जाएंगे, बट आगे से जिन टॉपिक्स को मैं कवर करूंगा उनको मैं थोड़ा सा और छोटा बनाऊंगा और कंसाइज करूंगा, ताकि हम लोग अपने वीडियोस को एक या दो, एक टॉपिक को एक में टॉपिक और दूसरे में क्वेश्चन आंसर को खत्म कर सकें। मगर देखिए वीडियो लंबे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मैंने जो सुप्रीम कोर्ट आपको पढ़ाया है इन 3 वीडियोज़ के द्वारा, अब मैं आपको बताऊँ, अगर उन 3 वीडियोज़ के आर्टिकल्स आपको याद हैं, उनका एक्सप्लेनेशन याद है, उनको आपने ढंग से देख लिया है, तो आपको बता रहा हूँ
आप सुप्रीम कोर्ट के पुराने क्वेश्चन उठा के लगा लीजिए बुक्स में और आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक एक क्वेश्चन को मैंने कवर किया और बहुत ही, मगर मैंने जब क्वेश्चन को कवर किया तो पहले मैंने अपने पॉइंट्स बना लिए थे, वो बुक की मदद से, इंटरनेट की मदद से और मेरी नोट्स की मदद से। मगर जब हम क्वेश्चन करने बैठ रहे हैं तो हम देख रहे हैं सारे क्वेश्चन कवर हो जा रहे हैं। तो मैं पॉलिटी को इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, आपकी जो टॉपिक है वो इतना मजबूत हो जाए कि आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ भी पूछना हो। मैंने इतनी बार बोल दिया एडहॉक जजेस, ओरिजिनल जुरिडिक्शन, उनके आर्टिकल्स बता दिए, तो अब आप ना भूलेंगे और इनके क्वेश्चंस कभी गलत नहीं करेंगे। तो रिवीजन में भी आपको इजी होगी, इन पॉइंट्स को शॉर्ट नोट अपने पास आप बना सकते हैं। मगर हम लोग सारे क्वेश्चंस आगे भी हर टॉपिक को पढ़ाएंगे, फिर उनके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 2 या 3 वीडियो में एक टॉपिक खत्म कर देंगे। अगला जो मैं वीडियो लेके आऊँगा वो या तो राष्ट्रपति पे होगा, या गवर्नर पे होगा, या हाईकोर्ट पे भी हो सकता है। मैं सीधे टॉपिक्स को उठा रहा हूँ। पॉलिटी को मैं जो कन्वेंशनल मेथड है कि पहले चैप्टर 1 पढ़ाओ, चैप्टर 2 पढ़ाओ, इस तरीके से नहीं पढ़ाना चाहता था। मैं इंटरेस्टिंग बना के पढ़ाना चाहता था, जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यही कर रहे हैं कि सीधे टॉपिक उठाऊंगा। जैसे मैंने सुप्रीम कोर्ट उठाया, उसको 2 वीडियो में पढ़ाया, तीसरी वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, ये टॉपिक ओवर हो गया आपका। अब हम लोग आगे वीडियोज़ में दूसरी बातें करेंगे। तो आज के लिए मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। थैंक यू ऑल। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हिस्ट्री के लेक्चर भी आने शुरू हो गए धीरे धीरे, दूसरे लेक्चर पे हम काम कर रहे हैं। हम लोग एडिटोरियल डेली बेसिस पे हिंदी एडिटोरियल भी डिस्कस शुरू करने जा रहे हैं। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए और आने वाले टाइम में हम आपके लिए बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स लेके आएंगे। थैंक यू ऑल।